तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। संकर धान की उन्नत प्रजातियां और उर्वरक प्रबंधन। शक्ति चलित स्प्रेयर यंत्र पर जानकारी। धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन आवश्यक है। बाजार में धान की कई उन्नत किस्में आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं, लेकिन किसान भाइयों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है। यदि धान की संकर किस्मों की बात करें तो ये सामान्य और देसी किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन भी देती है। तो इन संकर किस्मों के बारे में जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभय कुमार सिंह से। किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि यदि धान की उपज बढ़ाना है तो उसके लिए संकर धान जो है सर्वोत्तम है। हाल के वर्षों में बिहार के लिए कुछ अच्छी अच्छी किस्म का इजाद किया गया है, जैसे राजेंद्र भागवती, राजेंद्र सुवासनी, राजेंद्र कस्तूरी। इनका पकने का अवधि 135 से 140 दिन है और इसकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह से सुगंधित धान की खेती, सुगंधित धान की खेती के लिए दो तरह के प्रभेद हैं। एक जो पुराने प्रभेद हैं सुगंधा टाइप 3, ये सब प्रकाश संवेदी फोटो सेंसिटिव प्रभेद हैं। ये लंबे किस्म के प्रभेद हैं। इनकी पकने की भी अवधि 145 से 150 दिन होता है। उपज क्षमता भी इसकी बहुत कम है, करीब 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सीड की मात्रा जो होगी वह 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यदि आप परंपरागत विधि से बुआई करते हैं तब। यदि आप श्री विधि में जाते हैं तो इसमें 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। इसके अलावा किसान भाइयों, धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें खाद और उर्वरकों का प्रबंध किस तरह से करना है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विमल कुमार। किसान भाइयों, बिहार में धान की खेती की रोपनी शुरू हो गई है, इसलिए विशेष रूप से किसान भाई जानते होंगे कि खाद दो तरह की होती है। एक जैविक खाद होती है और एक रासायनिक खाद होती है। जैविक खाद में गोबर का कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, इस तरह के ऑर्गेनिक खाद को किसान भाई धान की खेती में इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो न्यूनतम मात्रा है ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है और इसमें जो मिट्टी खाद की मात्रा होती है लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रखती है। जहाँ तक रासायनिक खादों का सवाल है, रासायनिक खाद में विशेष रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश का नाम आता है। इसके लिए किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है यह अवधि के अनुसार होती है। लंबी अवधि वाले धानों में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है और कम अवधि वाले धानों में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ा कम होती है। लंबी अवधि की जितनी भी धान की किस्में हैं उसके लिए लगभग 150 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा देनी चाहिए।
जो मध्यम अवधि वाले धान है उसके लिए 120 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धान की खेती के लिए नाइट्रोजन देना चाहिए। जहाँ तक स्फुर का सवाल है, लगभग 40 kg या 60 kg अवधि के अनुसार, लंबी अवधि के लिए 60 kg स्फुर प्रति हेक्टेयर और जो मध्यम अवधि के लिए 40 kg प्रति हेक्टेयर। इसी तरह पोटास में जो है 20 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या जो लंबी अवधि है उससे 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए। इसके कारण किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन मिलने की उम्मीद रहती है। बाद में जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसे दो आधे भाग में बांटकर एक प्रथम सोहनी के उपरांत देना चाहिए, जो 30 से 35 दिन बाद आती है रोपनी के, और दूसरी जो है सो जब गाभा में आ जाए, गाभा में मतलब जब प्रोडक्टिव स्टेज में जब आ जाए धान, उस समय देना चाहिए। यह लगभग 70 से 75 दिनों के बाद आती है। इस तरह खाद का उचित इस्तेमाल कर किसान भाई अपने उत्पादन को अच्छा बढ़ा सकते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर किसान भाई कद्दू वर्गीय फसलों को मंडप या कतारों में लकड़ी के सहारे से लगाते हैं और इन फसलों को रोग और कीट मुक्त रखने के लिए विभिन्न दवाओं का छिड़काव स्प्रेयर यंत्र द्वारा करते हैं, जिनमें उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई कमल पंड्या ने एक नया पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर यंत्र का आविष्कार किया है, जो कि आसानी से फसल पर छिड़काव का कार्य करता है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि ये यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। हम यहाँ पे अलग अलग तरह की फसल लगाते हैं। खीरा है, बरबट्टी है, करेला है, मिर्च, भटा वगैरह। तो इसमें दवाई छींटने के लिए हमने एक छोटा सा मशीन बनाया है, जो कि 5 फीट की क्यारी में चल सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसे एक आदमी चला सकता है आराम से, और ये दोनों तरफ दवाई छींटते हुए चलता है। एक आदमी इससे दिन भर में 3.5 एकड़ तक छींट लेता है। यदि इसी में 2 आदमी रखा जाए तो वो 5 से 6 एकड़ तक चला सकते हैं। इसमें सिर्फ अल्टरनेट 2 आदमी रखेंगे, जो एक थकेगा एक चलाएगा, तो उस तरीके से तो 2 आदमी में चल जाता है। इसमें ये पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो कि 1 लीटर में 3 से 3.5 घंटा चलता है। और इस मशीन से जब दवाई छिड़कते हैं तो एकड़ में लगभग 200 लीटर पानी जो लगता है उतना ही जाता है। 6 एकड़ तक आराम से चल जाता है दिन भर में। इसे एडजस्ट किया जा सकता है ऊपर नीचे। यदि क्रॉप छोटी है तो नीचे कर सकते हैं, क्रॉप थोड़ी लंबी हाइटेड है तो उसको नोजल को ऊपर उठा के उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। चौड़ाई भी इसकी सेट कर सकते हैं। यदि थोड़ी बीच में कम जगह है और किसी में ज़्यादा जगह है तो उस हिसाब से इसकी चौड़ाई भी सेट की जा सकती है। क्योंकि एसटीपी से हमने देखा, जब दवाई छिड़कते हैं आदमी एसटीपी या हाथ टंकी वगैरह से, तो दवाई जब ऊपर नीचे नोजल को चलाते हैं तो उसमें बीच बीच में छूट जाती है जगह। तो हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इसको कैसे किया जाए, इस परेशानी को दूर करने के लिए। तो हमें ख्याल आया कि इस तरीके से 2 चक्के लगा के उसमें चला सकते हैं। जब दूसरे तरीके से दवाई जब छिड़कते हैं तो हवा के हिसाब से उसके ऊपर दवाई आने का डर रहता है, उसमें उसको नुकसान होता है, तो वो मुँह में अपना पट्टी बांध के चलाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन इसमें चूँकि दवाई पीछे चलती है और आदमी इसको लेके सामने से चलता है, तो उसके ऊपर दवाई भी नहीं आती है। और इसमें इतने बारीक नोजल लगे हुए हैं कि दवाई जो है बहुत ही बारीक बूंदों के रूप में पड़ती है और एक समान पड़ती है सभी जगह, किसी जगह पे छूटता नहीं है। तो दवाई कहीं पे कम या ज़्यादा भी नहीं होती, तो जिससे जो दवाई का साइड इफेक्ट जो आते हैं कि जलना वगैरह, तो वो भी नहीं होता है। और सब जगह पड़ती है तो कोई कीड़े बसते नहीं हैं। इसका उपयोग करने में काफ़ी आसानी है। हमने इसे जो बनाया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से बनाया है। तो यदि इसमें दवाई भरा हुआ रहे तो भी इसका वजन जो है चक्के पे ही आता है, या खाली रहे तो भी इंजन का भी वजन जो है चक्के पे ही आता है। तो इसको लेके चलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, और इधर उधर ले जाना भी चक्के की वजह से काफ़ी आसान है। इस मशीन को हमने स्थानीय
सामान लेके ही बनाया है। जैसे इसकी टंकी को हमने दवाई पुराने डब्बे से बना लिया है। चक्के जो है हमने स्कूटर के चक्के यूज़ किए हैं। और इंजन जो है इसमें हमने कुछ ट्रायल लिया है, 2 स्ट्रोक इंजन 4 स्ट्रोक इंजन दोनों को लिया है ट्रायल। तो उसमें जैसा चाहें उस लागत के हिसाब से कम या ज़्यादा करने के लिए 2 स्ट्रोक कम लागत के लिए लगा सकते हैं। 4 स्ट्रोक का मेंटेनेंस कुछ कम आएगा तो उसको भी लगा सकते हैं। इंजन को चलाना काफ़ी आसान है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए चोक है, इसे ऊपर उठाएंगे और इसे 2 बार खींचेंगे। खींचने के लिए इसे पहले लॉक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इसे खींचेंगे और 2 बार खींचने के बाद चोक बंद करके एक्सीलेटर देंगे और इसे खींचेंगे, यही स्टार्ट हो जाएगा। जब यदि अपने को स्प्रे चालू नहीं करना है तो एक्सीलेटर कम रखेंगे, जिससे आइडल स्पीड में चलते रहेगा। और जैसे ही हमें स्प्रे चालू करना है, एक्सीलेटर बढ़ाते ही स्प्रे का चालू कर हो जाएगा इसमें। जब हमें कहीं पे लेके जाना है या क्यारी में टर्न करना है तो एक्सीलेटर कम करते ही दवाई छिड़कना रुक जाता है। इस तरीके से दवाई भी बचत होती है। और जैसे बंद करना है तो वापस एक्सीलेटर कम करेंगे। यह पिस्टन, यहाँ पे इसके पिस्टन लगे हुए हैं जो कि डायफ्राम सिस्टम से काम करते हैं। जो शुरू में हमको इसकी लागत आई करीब 18 से 20 हज़ार के आसपास लागत आई थी हमको इसको 2 स्ट्रोक इंजन के साथ बनाने में। और अभी अब हम इसको बना रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा पीस बनाएंगे तो कुछ कम लागत आएगी इसकी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का दास्तान-ए-जुर्म। 11 मई से अब नए समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। नींबू के बाग प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में छोटे और बड़े स्तर पर देखे जाते हैं, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को इनमें लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और पहचान और नियंत्रण की जानकारी नहीं होती, जिससे वो समय पर इनकी रोकथाम नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, आप नींबू के बाग में रोगों की रोकथाम कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। प्राय सभी क्षेत्रों में इसकी बागवानी की जाती है और इसका विभिन्न प्रयोग भी होते हैं, लेकिन उचित जानकारी के अभाव में इसमें कुछ रोग और कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नींबू उत्पादक किसान भाइयों को इसका अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। तो नींबू में लगने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं, उसमें जो सबसे पहली बीमारी आती है उसको हम लोग तना विगलन के नाम से भी जानते हैं, भूरा विगलन के नाम से भी जानते हैं, तथा इसको हम मूल स्तंभ विगलन के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, इस रोग में क्या होता है कि तने के जो निचला भाग है, जो जमीन के पास रहता है, वहाँ पर इस रोग के लक्षण वर्षा ऋतु में दिखाई पड़ते हैं। अधिक जब उग्र होने लगता है यह रोग तो छाल भी नष्ट हो जाती है तथा उसके अंदर की जो लकड़ी होती है वो भी सूखने, उस पर भी इसका प्रकोप होने लगता है। किसान भाइयों, इस रोग के प्रबंधन के लिए हमें जो नींबू के उत्पादक भाई हैं उनको जल निकास का समुचित प्रबंध अपने बाग में रखना चाहिए। दूसरी बात जो आती है, गोंद निकलने वाले भाग को हम साफ कर लें और वहाँ पर यदि हम बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो पेस्ट का लेप लगा देते हैं तो इस रोग की तीव्रता कम की जा सकती है। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त जहाँ पे गोंद निकलने की समस्या आती है तो पेड़ के चारों तरफ थाले बनाकर उसमें हम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरान तथा
बुझा हुआ चूने को यदि थाले में मिलाकर डालते हैं तो भी इस रोग से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, जो दूसरा प्रमुख रोग नींबू में लगता है उसे हम सिट्रस कैंकर के नाम से जानते हैं। इस रोग के लक्षण पत्तियों पर, टहनियों पर तथा फलों पर दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों पर इस रोग के लक्षण में क्या होता है कि उसके ऊपर छोटे छोटे जलीय आकार के धब्बे बनते हैं जो बाद में बड़े होने लगते हैं तथा इन जलीय धब्बों के बीच का भाग धंस जाता है तथा किनारे के भाग उभर जाते हैं तथा इन धब्बों के चारों तरफ हल्के पीले रंग की संरचना सी दिखाई पड़ती है। बाद में ये सभी धब्बे भूरे रंग के हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त इस रोग का प्रकोप टहनियों पर भी होता है और जहाँ पे ये टहनियों पर ये आता है वहाँ से टहनियाँ सूखने लगती हैं, टूट जाती हैं तथा जब नींबू के फलों पर इसका प्रकोप होने लगता है तो उस पर छोटे छोटे उभरे हुए धब्बे बनते हैं जो कि खुरदुरे भी होते हैं, जिससे जब ये रोग लग जाता है तो हमारा जो नींबू होता है उसके ऊपर ये खुरदुरे पूरे धब्बे बने रहते हैं जिससे बाजार में उसका मूल्य कम हो जाता है। किसान भाइयों, यदि यह रोग भी आपके खेतों में लग रहा है या आपके बागों में लग रहा है तो सबसे पहले आपको अपने बागों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा यह जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं या टहनियां हैं उनको इकट्ठा कर लें और उसको जला दें। इसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस पर यदि छिड़काव कर देते हैं तो यह सिट्रस कैंकर रोग आगे नहीं फैलेगा। इसके अतिरिक्त आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप हमारे बताए इन बिंदुओं पर विचार करेंगे और उसको अपने नींबू के बागों में लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने नींबू के बागों से अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी हुई है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद है, अतः किसान भाई ऊपरी जमीन में साफ मौसम को देखते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द करें। जो किसान भाई विभिन्न फसलों की बुआई कर चुके हैं तथा खेतों में अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाया हो तो खाली जगहों में पुनः बीज बिजाई का कार्य करें। अगर एक ही जगह पौधों की संख्या ज्यादा हो गई हो तो उसे उखाड़कर खाली स्थान पर लगा दें। इस समय विभिन्न फसलों जैसे मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन आदि की बुआई के 20 दिनों बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य करें। निचली जमीन में अगर कादू करने लायक पर्याप्त पानी जमा हो गया हो तो रोपा का कार्य आरंभ करें। पिछले 2 से 3 दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में मध्यम वर्षा हुई है, कुछ जिलों में अच्छी वर्षा भी हुई है। जिन किसान भाइयों के पास धान का बिचड़ा तैयार हो वे किसान नीची एवं मध्यम जमीन में रोपनी का कार्य करें। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान वर्षा जल का संग्रहण खेत में करने के लिए मेड़ों को मजबूत बनाने का कार्य करें। जो किसान भाई अपने खेत में धान की तैयारी कर चुके हैं वे विभिन्न फसलों जैसे धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बुवाई अनुशंसित विधि द्वारा करें। इसलिए धान की उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। मक्का की अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। अरहर की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। किसान भाई जलवायु एवं अपने क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य शीघ्र करें ताकि मानसूनी वर्षा का लाभ उठाते हुए सही समय पर विभिन्न फसलों की बुआई का कार्य संपन्न हो सके।
सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा इत्यादि की बुआई का कार्य करें। पहले से तैयार गड्ढों में फलदार एवं जंगली पौधों को लगाने का कार्य करें। वातावरण में नमी की बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीड़ों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें तथा कीट पाए जाने पर सेल्फास की 3 गोलियां प्रति टन अनाज की दर से प्रयोग करें एवं बोरों और कोठियों को अच्छी तरह से सील कर दें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें तथा इनके आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें और नियमित रूप से दाने में कैल्शियम का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। जिला रांची के कृषक चंद्रभान, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से जैविक कीटनाशी तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो चंद्रभान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी 4 पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखे कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रखते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है, तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र, कोई भी बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें, 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल दें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें। और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो
पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना, तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है, उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में 1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना जब तक वो फसल फल दे रही है या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं, पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। इसके अंदर जैसे नीम के पत्ते, पशु मूत्र और गोबर डाला तो उसके अंदर जो खुराक रहती है वो खुराक भी पत्तों को मिलेगी। सीधे पत्ते के द्वारा पौधे को खुराक मिलेगी तो पौधा तंदुरुस्त रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा और कीड़ा बीमारी नहीं लगेगा, तो उत्पादन स्वतः ही उत्पादन में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। जो उत्पाद आएगा वो भी जैविक रहेगा और बीमारी रहित और रासायनिक तत्वों के रहित रहेगा। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिर्ची की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।